क्या होता है पावर? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। सूत्र E बराबर W पॉइंट टी। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक, P बराबर क्या होता है? W/T। ये सूत्र होता है औसत पावर शक्ति का। इसका सूत्र होता है ये औसत शक्ति का। पूरे कार्य निकाल लीजिए, जितना समय लगा वो समय निकाल लीजिए, दोनों का भाग कीजिए, क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी, औसत शक्ति बन जाएगी। फिर अगर आपको क्या निकालनी हो? तात्क्षणिक शक्ति। तो आप जानते हैं जब भी तात्क्षणिक की बात आती है तो क्या करना पड़ता है? अवकलन। क्या करना पड़ता है? अवकलन। कार्य का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है? F.S बल गुणे विस्थापन। यदि बल नियत हो, यदि बल नियत, बल को क्या मान लेगा? कांस्टेंट मान ले, तो बल कहाँ निकल आएगा? बाहर। समाकलन से, अवकलन से कौन सी राशि बाहर निकलती है? कांस्टेंट। डॉट लगा है, लगा रहने दीजिएगा, मतलब क्या बचेगा? ds/dt। और ये ds/dt क्या होता है? चाल की वेग। तो F डॉट क्या जाएगा? एक ये भी सूत्र है शक्ति का, और एक ये सूत्र है। क्या लिखेंगे? कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, क्या है? शक्ति। ठीक, मात्रक अगर निकालना है तो मात्रक क्या होगा? देखिए, कार्य का मात्रक जूल, और जूल का जूल बटे क्या है? सेकंड। जूल प्रति सेकंड। इसी को नाम दिया गया है वॉट। वॉट नाम के साइंटिस्ट थे, सबने नाम सुना होगा, जेम्स वॉट, सुना है ना? भाप इंजन। विमा निकालनी हो अगर, विमा यहाँ से निकाल लीजिए, आसान है। बात वही है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। बल की विमा और वेग की विमा LT-1। तो जरा ध्यान से देखिए, M/L2 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। ये है। इसका एक मात्रक और प्रश्न में होता है, इसको बोलते हैं अश्वशक्ति, मतलब हॉर्स पावर। ठीक, इसको दिखाते हैं HP से। एक HP में होते हैं 746 वॉट, एक HP में 746 वॉट। ठीक है,
हो गया सर। हो गया? हो गया? सवाल लिखिए। देखो एक लिफ्ट 1800 किलोग्राम, एक लिफ्ट 1800 किलोग्राम ब्रैकेट में लिखिए। लिफ्ट का वजन प्लस यात्रियों का वजन, ठीक क्या लिखा? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एक लिफ्ट 1800 किलोग्राम, लिफ्ट का वजन प्लस ब्रैकेट मतलब 1800 किलोग्राम का वजन सहन कर सकती है, का वजन सहन कर सकती है। तो इसका यह लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड, यह लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। देखिए तारों के कारण लिफ्ट पर लगने वाला, तारों के कारण, तार मतलब वायर्स, केबल जिस पर लिफ्ट चलती है, तारों के कारण लिफ्ट पर लगने वाला कुल घर्षण बल 4000 न्यूटन है, 4000 न्यूटन है। फुल स्टॉप। देखिए मोटर द्वारा लिफ्ट को दी गई, मोटर द्वारा लिफ्ट को दी गई वह न्यूनतम शक्ति ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम शक्ति ज्ञात कीजिए जिससे कि वह गति कर सके, जिससे कि वह गति कर सके। क्लियर है? चलो क्या कह रहा है कि लिफ्ट है जिसका कुल द्रव्यमान कितना है 1800 किलोग्राम, ठीक, खुद का अपना मिलाकर और जो इसमें सवारियां बैठी हैं उनका भी मिलाकर, ठीक। कह रहा है ये बी वेग से ऊपर की तरफ जा रही है, कि कितना है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। कह रहा है कि तारों के कारण जो इस पर घर्षण बल लग रहा है वो 4000 न्यूटन है। अब आप जानते हैं कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत लगता है, तो अगर गति ऊपर हो रही है तो घर्षण बल कहाँ लग रहा होगा? नीचे। कितना लग रहा है? 4000 न्यूटन। क्या और कोई बल लगेगा यहाँ? बिल्कुल लगेगा। इसका भार mg लगेगा ना नीचे, कितना लगेगा? 1800 g लगेगा कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वह मिनिमम शक्ति बताइए, वो शक्ति कौन देगा? मोटर देगी। लिफ्ट किससे? पंखा और ये सब लिफ्ट वगैरह किससे देगी? मोटर से। वह मिनिमम, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है घर्षण का रोकने के लिए आपको, तो कम से कम आपको कितना लगाना है चलने के लिए? समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? भाई तुम 10 की जगह 20 लगा दोगे तो चलोगे ही चलोगे, लेकिन तुमसे क्या पूछ रहा है? वह न्यूनतम, मतलब जितने पे गति उसकी चलती रहेगी। समझ रहे नहीं? जरा ध्यान समझिए, जितना लिफ्ट को जाना है ऊपर, और विरोधी बल कौन से हैं ये? तो अगर हम विरोधी बल के बराबर बल लगाते रहें तो अपना काम होता रहेगा। समझ रहे नहीं? अगर हम अपने विरोध को क्या करते खत्म कर दें तो अपना काम होता रहेगा। अब देखिए जरा क्या लिखेंगे, गति का विरोध, इसी तरह का है क्वेश्चन कल आया था जो नीट का पेपर लिए थे। गति का विरोध करने वाले कुल बल,
कितना हो जाएगा देखो 1800 गुणे जी और प्लस 4000, तो 1800 जी का मान कितना हो जाएगा 10 और ये 4000, 18000 और 4000 कितना आ जाएगा 22,000 न्यूटन। ठीक है, ये बल आया कौन सा विरोध करने वाला, तो क्या लिखेंगे, इसलिए मोटर द्वारा दी गई न्यूनतम शक्ति, अभी आपने सूत्र पढ़ा है शक्ति P का बल और वेग के पदों में, F इंटू वी, F डॉट वी था, F डॉट वी था, ओपन करोगे क्या आएगा F वी कॉस थीटा। बल कहाँ लगाएगी मोटर, ऊपर की तरफ, क्योंकि कहाँ भेजना है ऊपर, वेग भी कहाँ है ऊपर, कॉस कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 का मान 1, कितना बचेगा F इंटू वी। तो कितना बल कम से कम लगाना है 22,000, कितने के वेग से जा रही है 2 से, कितना आ जाएगा 44,000 वॉट, या इसको आप लिख सकते हैं 44 किलोवाट। क्या लिख सकते हैं, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 के लिए क्या लिखेंगे किलो, कितना आ गया 44 किलो। इतनी शक्ति कम से कम जब उसको देगी कौन, मोटर, इसको लिफ्ट को, तब वो 2 मीटर प्रति सेकंड चलेगी। अगर और तेज चलाना है तो फिर v का मान और बढ़ा कर रखिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बोलो नोट करो।
हेडिंग डालिए संघट्ट, कोलिजन। क्या होता है संघट्ट, क्या है? संघट्ट नहीं सुना कभी, कोलिजन नहीं सुना? प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट। अरे संघट्ट मतलब एक्सीडेंट यार, ना संघट्ट मतलब एक्सीडेंट, घटना नहीं, एक्सीडेंट दुर्घटना, घटना नहीं दुर्घटना। संघट्ट की परिभाषा कैसे देते हैं? जब दो वस्तुएं बहुत सूक्ष्म समय के लिए एक दूसरे पर बहुत अधिक बल लगाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? संघट्ट। एक्सीडेंट यही होता है, गाड़ी वाला रोक देगा तो क्या होगा? एक होगा, कुछ सेकंड के लिए उसने बल लगाया, आगे की टिकट एक तरफ, वो अपना एक तरफ, यही तो है। जब दो वस्तुएं बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए एक दूसरे पर क्या लगाएं? अधिक बल लगाएं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? संघट्ट। देखो देखिए, जब दो वस्तुएं बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए एक दूसरे पर अत्यधिक बल लगाती हैं, तो इस घटना को संघट्ट कहते हैं। संघट्ट कहते हैं। देखो ये दो तरह का होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। क्या पहचान है दोनों की? तो पहचान केवल एक ही है, जिसमें गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। अगर संघट्ट होते समय, मतलब संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वो संघट्ट कैसा है? प्रत्यास्थ संघट्ट। और इसके अगर रिवर्स की बात करें, उल्टे की, तो जिसमें गतिज ऊर्जा में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। ठीक। अब इनके देखिए कुछ पहचान है, कुछ गुण है। क्या कि प्रत्यास्थ संघट्ट की घटना में संवेग, कौन संवेग? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक। इसमें भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। आपको मैं बता चुका हूं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसमें भी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसमें गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित और इसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित। तो देखिए सिस्टम समझिएगा क्या है। कुल ऊर्जा दोनों में क्या है? नियत है, मतलब संरक्षित है। तो आखिर इसमें जो हो रहा है वो गतिज ऊर्जा जा रही है। गतिज ऊर्जा किसी दूसरे उसमें बदल जा रही है। जैसे मान लीजिए घर्षण और विरोध करने लगे, कुछ ऊर्जा उसमें खर्चा हो जाएगी, समझ नहीं समझ आया। लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। भाई वो जो ऊर्जा घर्षण में आपने खर्चा की वो कहीं ना कहीं संरक्षित भी तो हुई, उस वस्तु को मिली भी तो। उसमें क्या है कि पहले की गतिज ऊर्जा बराबर बाद की गतिज ऊर्जा। संवेग दोनों में संरक्षित रहता है। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। क्लियर है? अंतर क्या है? मेन अंतर कि प्रत्यास्थ संघट्ट में जो गतिज ऊर्जा है वो क्या रहती है? संरक्षित रहती है, मतलब पहले की गतिज ऊर्जा बराबर बाद की गतिज ऊर्जा।
और इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, कुछ उसका नुकसान हो जाता है, तो वो किसी दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है ना। ये चार्ट देखिए मौसम विभाग के अनुसार क्या है पोजीशन। पानी बरसने में पहले तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बरसने लगता है तो सब बेहतरीन मौसम हो गया 10-15 दिन पहले। हो गया। हुआ? अब देखिए संघट का हम लोग को पढ़ना कौन सा है, प्रत्यास्थ संघट, पहले एक विमीय और फिर दो विमीय। एक विमीय मतलब क्या है कि एक ही दिशा में गति हो रही होगी, ठीक, जैसे आमने सामने से टक्कर हो जाए तो कोई पीछे से टक्कर मार दे इस तरह एक ही दिशा में। देखिए जरा ध्यान समझते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है m1 और यह u1 वेग से जा रही है आगे, और इसके आगे एक वस्तु है m2 जो जा रही है u2 वेग से, ठीक। अगर हम मान लें कि u1 का वेग u2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कभी ना कभी टक्कर मारे। अगर ये पीछे वाला तेज चल रहा है तो कभी ना कभी तो आगे वाले को मारेगा टक्कर। चलिए मान लीजिए टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद जो इसका वेग था किसका, m1 का, वो कितना हो चुका है v1, और जो m2 का वेग हो चुका है वो कितना हो चुका है, हमें यही v1 v2 निकालना है।
हमें v1 v2 निकालना है कि टक्कर के बाद वेग कितना होगा। जैसे आपसे बताया कि एक वस्तु 10 से जा रही है, एक 20 से जा रही है, पीछे से टक्कर मार दी। अब बताइए टक्कर के बाद जो 10 वाली थी वो कितने से जा रही होगी, जो 20 वाली थी वो कितने से जा रही होगी। भाई वेग परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। पीछे से तुमको कोई टक्कर मार देगा तो तुम्हारा वेग बढ़ जाएगा, है कि नहीं। चलो जब ध्यान समझते हैं, काम करते हैं। तो अपने पास जो नियम है उन्हीं को लगाना है। तो पहला क्या लगाएंगे, पहला स्टेप संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रत्यास्थ संघटन में संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि Pi बराबर Pm। तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए इधर का पहले का m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर इधर का फिर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, m1 m1 एक तरफ, m2 m2 एक तरफ, इसको इधर ले आओ। तो m1 u1 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का m1 v1, बोलो m2 v2 लिखा था पहले से, इसको इधर ले जाओ m2 यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, m1 क्या बचेगा u1 माइनस v1, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है m2 v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको 1। ठीक, फिर नंबर दूसरे स्टेप पे क्या लगाना है, गतिज ऊर्जा संरक्षण से। तो पहले की गतिज ऊर्जा बराबर बाद की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती क्या है, हाफ mv²। तो पहले देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये पहले का हो गया। बाद का देखिए हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ 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 सब कट जाएंगे, इन दोनों से हाफ कॉमन लेंगे और इन दोनों से हाफ कॉमन लेंगे, कट जाएगा। जरा ध्यान से देखो, फिर वही कहानी m1 m1 एक तरफ, m2 m2 एक तरफ। तो ये m1 वाले को यहाँ ले आओ। तो देखो ये m1 u1 स्क्वायर पहले से लिखा है और माइनस का m1 v1 स्क्वायर यहाँ आ गया बराबर m2 v2 स्क्वायर लिखा है और इसको ले जाओ इधर। तो m2 u2 स्क्वायर फिर से कॉमन ले लीजिए। तो m1 कॉमन लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सही है। फिर यहाँ m2 कॉमन लिया तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। तो बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में। तो इसका बायां पक्ष देखिए 2 का क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसमें भाग देना है इसके बाएं पक्ष का m1 u1 माइनस v1 बराबर इधर आइए m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बटे m2 v2 माइनस u2, सही है। m1 से m1, m2 से m2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। तो u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 बटे में लिखा है u1 माइनस v1। इधर भी सेम चीज लगाओ। तो v2 प्लस u2 और v2 माइनस बटे v2 माइनस u2। देखो v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1, क्या बचा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। इस u2 को इधर ले आओ, 1 1 वाले एक तरफ, मतलब ये v वाले एक तरफ, u वाले एक तरफ। तो u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको बोलते हैं u1 माइनस u2 को, चलो नेक्स्ट में दिखा दूंगा, जगह नहीं है। देखो u1 माइनस u2 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई जरा बात समझना, u2 क्या है जो आगे जा रहा है, मान लो उसका मान कितना है 10 है। ठीक, u1 बड़ा माना है तो u1 का मान लो कितना है 15। तो u1 माइनस u2 कितना आएगा 5। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी तो ये वही तो लिखी है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब u2 को जो m2 है उसको क्या दिखेगा, कितने से आ रहा है वो 5 से, सही है ना भाई। 10 से क्योंकि वो खुद जा रहा है, पीछे वाला 15 से आ रहा है तो उसको क्या लगेगा कि 5 से आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है, पीछे वाला आगे वाले की तरफ। और v2 माइनस v1 क्या है, जब उसको टक्कर मारेगा तो जो m2 है वो और आगे तेज भागेगा। तो v2 माइनस v1 इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
टक्कर होने के बाद कितना तेज वो दूर जा रहे हैं। तुम्हें किसी ने ट्रक वाले ने चलो मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हें ना मारा, किसी को मार दिया, तुम सीधे आंधी की तरह भागोगे आगे, तो वो क्या है, सेपरेट हो रहे हो ना। पहले दोनों नजदीक आए, टक्कर हुई, और फिर क्या शुरू हुआ, सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब क्या है, v2 माइनस v, और अप्रोच का मतलब क्या है, v1 माइनस v2। नहीं तो यहाँ पे कक्षा चलती है क्या, मुझे तो नहीं लगता चलती है। अरे बोर्ड देख के समझ में नहीं आ रहा है चलती है कि नहीं चलती है, कुछ नहीं लिखा है इसमें, बस फालतू है, इसमें कुछ चलेगा ही नहीं। अरे बहुत चलती थे तो पलटा दी, तो हमने कहा चलो ठीक है, पलटा के यूज कर लेते अच्छा, हैं। वो लोग उसको यूज कर लेते हैं चार्ज से पीछे। पीछे जब देखा काले तो वहाँ उठा ले गए, वो ले गए। वो इसीलिए उठा ले जाते हैं ना, हमको पढ़ाना रहता है तो अपना उठा ले जाते हैं। लड़कों से कहते हैं कि कहाँ ले जाओ, चलेगा जाम ही करवाना पड़ेगा। जाम करा दो कि भैया
अब चलिए हम लोग को निकालना क्या है, V1 और V2। हेलो, बताएं। अभी समझ नहीं पड़ा, क्लास चल रही है। देखो तुम लोग इस लाइन को दोबारा लिखना, मैं उसी लाइन को लिख रहा हूँ। U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। ठीक है, ये आप लिख चुके हैं। इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसकी हिंदी क्या है अपना ढूंढ लेना। और इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, अब सुनिएगा, एक हम लोग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल ई। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इसका हिंदी में बहुत खतरनाक नाम है। मुझे इतना याद है कि बहुत खतरनाक है, क्या है ये नहीं याद है, इसलिए खतरनाक था वो, बहुत खतरनाक नाम है। इस ई का जो मान होता है वो होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक, और बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, अब जरा ध्यान समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यास्थ संघट, तो प्रत्यास्थ संघट में ये बराबर इसके, मतलब ये बराबर इसके, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मान कितना मिलेगा, 1। तो E बराबर याद रखिएगा 1 किसके लिए होता है, प्रत्यास्थ संघट के लिए। ठीक, और E लेस देन 1 होता है किसके लिए, अप्रत्यास्थ के लिए। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद इतना नोट कर लो, इसको मिटाएं। अब इसके बाद इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। साइन करो। तुम लोग कहोगे सबका, सब कहाँ हुआ यार, 8 जने हैं तो 3 3 6 1 7 2 9, किसका छूटा है? अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा तुम मैथ वाली हो गया, तुम मैथ और तुम मैथ, तब भी मैं गलत जोड़ा, 10 होना चाहिए ना, 2 3 3 6 3 9। अच्छा एक नाम काट ही दिया है वहाँ से। किस क्लास में हो तुम? कौन सही है? फाइनल। तो अचानक से आया कि कहाँ से मन हो गया करने का? इंटर हो चुका है ना, तब फिर क्वालिटी थर्ड ईयर में कौन सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और बाकी मैथ्स में क्या है, तो मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है मैथ्स का? इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है? फिजिक्स वाली, डिजिटल की है ना लॉ, मतलब क्या ये डायोड ट्रांजिस्टर ये सब पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अच्छा नहीं माना पढ़ सकते हो। हमारे साथी कहाँ है यार?
याद है 12 में तो प्यारे लगे। हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को चाहिए V1 और V2। इसको कोई इक्वेशन मान लेना जो लास्ट में आई है। कहाँ तक हो गई थी? 2 तक हुई थी। इसको क्या मान लीजिएगा? 3। अब देखिए जरा, समीकरण 3 से किसी एक का मान निकालो, चाहे V1 चाहे V2 का। V2 का निकालिए तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए U1 माइनस U2 और माइनस का V1 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, ये V2 का मान हुआ। अब इसको मान को आपको रखना है कहाँ? सिंस आपने भी देखा था क्या, जब आपने रेखीय संवेग का लगाया था संरक्षण, पहला वाला केस, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ये लगाया था ना अभी। अब इसमें V2 की जगह रख दीजिए इसको, तो देखिए M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2, क्या लिखना है इसकी जगह? U1 माइनस U2 प्लस V1। सही है, मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस, इसमें कराओ तो M2 U1 फिर माइनस का M2 U2 फिर प्लस का M2 V1। ठीक, चाहिए क्या अपने को? V1। तो देखो V1 वाला एक पद ये है और एक पद ये है। ठीक है, चलो इनको एक साथ रख लो, बाकी सब उधर भेज दो। जरा ध्यान से समझना। हाँ, इधर देखो, पहले क्या लिखा है? M1 U1, सही है, फिर लिखा है M2 U2। ठीक, देखो ये माइनस वाला टर्म है, इसको इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस का M2 U2। ये प्लस वाला टर्म है, इसको इधर ला रहा हूँ तो माइनस का M2 U1। बोलो राइट है? और इक्वल में यहाँ बचेगा M1 V1 और प्लस M2 V1। सही है, देखो M2 U2 दो हो जाएंगे, यहाँ से U1 कॉमन है। देखो इस वाले और इस वाले में U1 कॉमन है, तो क्या बचेगा? M1 माइनस M2 और U1 कॉमन था। सही है, फिर जरा ध्यान से देखिए, ये 2 बार हो जाएंगे, 2M2 U2 M2 U2 प्लस M2 U2 कितने? 2 हो गए। सही है, और तो कुछ बचा नहीं। इधर चलो, यहाँ से कॉमन लो क्या? V1, तो यहाँ क्या बचेगा? M1 प्लस M2। अब M1 प्लस M2 को नीचे ले आओ, तो एक बार इसमें भाग होगा और एक बार इसमें भाग होगा, 2 पद है ना ये। तो देखो जब ध्यान से, यहाँ V1 बराबर क्या बचेगा? M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 और बटे में क्या आया है? M1 प्लस M2 और साथ में क्या लिखा है? U1। सही है, प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये किसका समीकरण है? V1 का। अब V2 का निकालना नहीं है, इसी प्रकार 1 का 2 कर दो बस, तो यहाँ है M1 माइनस M2 तो हो जाएगा M2 माइनस M1। U1 है तो क्या हो जाएगा? U2, 1 का 2, और इसमें चाहे 1 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 1, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ M1 प्लस M2 ही लिखा रहने दीजिए। फिर प्लस 2M2 U2 है तो 2M1 U1, 1 का 2 किया तो जहाँ जहाँ 1 का 2, 2 का 1, तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। ये आ गया किसका मान? V2। अब इसके बाद इसमें केस बनते हैं कि अगर M1 बराबर M2 होता तो क्या होता? समझ रहे हैं? अगर एक कोई रेस्ट में होता, मान लो M2 रेस्ट में होता, फिर M1 टक्कर मार देता तो क्या होता? इस तरह के इसमें क्या बनते हैं? केस। तो नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए, यदि m1 बराबर किसके हो जाए m2 पे, मतलब जिन दो वस्तुओं का संघट्ट हो रहा है उनका द्रव्यमान क्या हो बराबर है, जरा ध्यान समझिएगा। v1 का मान निकाल रहा हूं, ठीक, m1 माइनस m2 करूंगा 0 हो जाएगा, बोलो बराबर है ना दोनों, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ बचेगा 2m2u2 और नीचे m1 प्लस m2 दोनों को m2 मान लो तो हो जाएगा 2m2, बोलो m2 m2 2m2, 2 से 2 m2 से m2, तो यहाँ से देखिए v1 किसके बराबर आ गया, u2 के। फिर देखो जरा नीचे v2 वाले को निकालो, तो ये टर्म 0, 2m1 u1 और फिर नीचे 2m1, m1 से m1 2 से 2, तो v2 बराबर किसके आ गया, u1 के। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये था, देखो ये था m1 जा रहा था u1 से, ये था m2 जा रहा था u2 से, सही है। फिर m1 जाने लगा था किससे, v1 से, और m2 जाने लगा था v2 से। अगर ध्यान से देखो, v1 को मिली u2 और इसको m2 को मिली कौन सी, v2 को मिली कौन सी, u1, यानी कि जो इनकी वेलोसिटी है वो जस्ट एक्सचेंज हो गई, समझ रहे हैं ना। 2 वाले को 1 की मिल गई, देखो 2 वाले की कौन सी थी, v2, तो इसको कौन सी मिली, 1 वाले की, u1, समझ रहे हैं। और 1 वाले की कौन सी थी, v1, तो इसको किसकी मिल गई, 2 वाले की। जैसे एग्जाम्पल भी समझिएगा, जैसे कि 2 किलोग्राम की वस्तु है, ये जा रही हो 5 मीटर प्रति सेकंड से, और ये 2 किलोग्राम की वस्तु जा रही हो 3 मीटर प्रति सेकंड से, समझ रहे हैं। और आपसे पूछे कि बताइए टक्कर के बाद ये वाली 2 किलोग्राम और ये वाली 2 किलोग्राम किससे जाएगी, तो ये 2 जाएगी 3 से, और ये वाली 2 किससे जाएगी, 5 से। इसकी वाली इसको मिल जाएगी, बाद वाले की पहले वाले को, और पहले वाले की बाद वाले को। कब होता है ये, जब दोनों के द्रव्यमान क्या होंगे, बराबर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, नीचे लिख लेंगे, अर्थात संघट्ट के बाद वेग आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, पहले वाले का दूसरे को, दूसरे वाले को पहले को। हो गया, ठीक। अब इसके देखिए क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं, और इसके बाद देखना है 2 डायमेंशन वाला संघट्ट। जैसे 2 डायमेंशन वाला संघट्ट क्या है, इसमें क्या है कि जैसे ये ऐसे जा रहा है, जैसे पीछे चक्कर मारी, मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि हल्का सा कोई किनारा लगा देता है खोंचा, तो जब खोंचा लगता है तो जिसके मारता है वो इस तरफ भागता है, और जो दूसरा वाला होता है वो इस तरफ भागता है, समझ रहे हैं। ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल डेली लाइफ वाला सिस्टम है। हल्का सा किनारे से कोई टक्कर मारेगा तो वो इधर भागेगा और आप इधर भागेंगे। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, उसने आपको किनारे से ऐसे टक्कर मारी, तो टक्कर मार के वो कहाँ जाएगा, इस तरफ, और आप कहाँ जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।